सऊदी अरब में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 42 भारतीयों की जान चली गई। ये सारे लोग हैदराबाद तेलंगाना के बताए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि लाखों लोग भारत से उम्रा करने सऊदी अरब जाते हैं। पहले ज़्यादातर लोग मक्का में जाते हैं, वहाँ पर उम्रा करते हैं। 10-12 दिन रहने के बाद फिर वो लोग मदीना शरीफ जाते हैं। जिस भी टूर एजेंसी से लोग उम्रा करने जाते हैं, मक्का से मदीना ले जाने की जिम्मेदारी भी उसी टूर एजेंसी की होती है। हैदराबाद से भी ऐसे ही एक टूर उम्रा करने गया था। एक ही परिवार के 7 लोग भी बताए जा रहे हैं इसमें शामिल थे जिनकी मौत हुई है। तकरीबन 46 लोग मक्का से मदीना बस में बैठकर रोड के जरिए मदीना शरीफ जा रहे थे। मक्का से मदीना का सफर तकरीबन 450 किलोमीटर का है और बस से इसमें 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है। मदीना शरीफ से तकरीबन 160 किलोमीटर पहले एक मुहरास नाम की जगह है, वहीं पर इस बस की, जिसमें 46 लोग सवार थे, एक डीजल के टैंकर से टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बस पलट गई और उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से बस में बैठे हुए 46 लोगों में से 42 लोगों की मौत हो गई। भारतीय समय के मुताबिक रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था। सऊदी अरब 2.5 घंटा पीछे चलता है, तो वहां पर तकरीबन वही 11 बजे का वक्त होगा। ज्यादातर टूर एजेंसी उम्रा करने गए लोगों को रात में ही लेकर निकलती हैं। रात का वक्त जो है पता नहीं चलता है, इंसान बस में सो जाता है। 6-7 घंटे का लंबा सफर है। मैं भी सऊदी अरब उम्रा करके आया हूँ। हालांकि मैं मक्का से मदीना अपने भाई के साथ कार में गया था, बस से मैंने ट्रैवल नहीं किया था। बाकी मदीना शरीफ से जब हमारी वापसी थी जद्दा एयरपोर्ट पर, हम बुलेट ट्रेन से आए थे, तो सफ़र बस का वहाँ पर लंबा हमें पता नहीं चला, लेकिन जो लोग गए थे उन्होंने बताया कि बहुत लंबा सफ़र है। तकरीबन 6 से 7 घंटे लगे 450 किलोमीटर का सफ़र तय करने में। बसेस जो होती हैं वो फुली एसी होती हैं। उनके डोर इस तरीके से बंद होते हैं कि उनको खोल पाना बहुत मुश्किल होता है और ज़्यादातर लोग रात के वक्त में सोते हुए ही जाते हैं। तो जब ये टक्कर हुई तो लोग सो रहे थे। शीशे वगैरह तोड़ना भी इतना आसान नहीं है उन बसेस के, क्योंकि काफ़ी हैवी शीशे होते हैं। एयर कंडीशन बस होती है। बस में टक्कर लगी, बस पलट गई और डीजल के टैंकर से टक्कर लगी थी, तो जिसकी वजह से आग भी जोरदार लगी और लोग उससे बाहर नहीं आ पाए। 42 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। जो ड्राइवर था, जिसका नाम शोएब बताया जा रहा है, सिर्फ वही बचा है। वो बंदा न जाने कैसे बच गया। ड्राइवर था, हो सकता है फट से खिड़की खोलकर कूद गया हो, लेकिन 42 भारतीयों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस मामले पर दुख जताया है। तेलंगाना सरकार की तरफ से भी इस मामले पर शोक जाहिर किया गया है। विदेश मंत्रालय ने भी रियाद के अंदर जो भारतीय एम्बेसी है उससे कांटेक्ट करके हर संभव मदद करने की पेशकश की है। फिलहाल ये दर्दनाक हादसा हुआ है। नबी के रोजे पर भी लोग नहीं पहुंच पाए, 160 किलोमीटर पहले ही दम तोड़ दिया। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर देना चाहता हूँ। जब भी कोई शख्स उम्रा करने जाता है या हज करने जाता है तो सऊदी अरब की सरकार उसका बीमा करवाती है, इंश्योरेंस ज़रूर करवाती है। कोई भी टूर एजेंट आपको जब वीज़ा देता है तो उसके साथ में इंश्योरेंस भी होता है। ये इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है कि अगर कोई शख्स वहाँ पर जाता है उम्रा करने के लिए, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए या कोई ऐसी बीमारी आ जाए जैसे कोरोना आया था, तो उस हालत में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है दवाइयों का, तो जो खर्चा होता है वो उसी बीमे से सरकार पूरा करती है। तकरीबन 1 लाख सऊदी रियाल का बीमा किया जाता है। भारत के तकरीबन वही 22-23 लाख रुपए बनते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर किसी हादसे में किसी की जान चली जाती है तो उसको भी वहाँ की सरकार बीमा देती है। तो ये जो लोग अब इस हादसे में ख़त्म हो गए हैं, तो अगर इन लोगों का इंश्योरेंस होगा तो हो सकता है कि सऊदी अरब की सरकार इनको इंश्योरेंस भी दे। पैसे से किसी की जान वापस नहीं आ जाती, लेकिन ये बहुत दर्दनाक हादसा है। अल्लाह हर किसी को ऐसे सड़क के हादसों से महफूज रखे। सऊदी अरब के रोड इतने अच्छे हैं कि 150-180 की स्पीड वहां पर पता ही नहीं चलती है। बहुत तेज गाड़ियां चलती हैं और रात का वक्त अगर होता है तो उसमें खतरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि झपकी भी आ सकती है। तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा जो तेल के टैंकर से बस की टक्कर हुई और लोग जान गंवा बैठे। फिलहाल अगली खबरों की तरफ चलते हैं। खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। वहां की अदालत ने बांग्लादेश के अंदर अभी जो हिंसा हुई थी उसमें 1400 लोगों की हत्याओं का दोषी पाया और शेख हसीना को बांग्लादेश की अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। शेख हसीना इस वक्त बांग्लादेश के अंदर नहीं है, लेकिन उनके पीछे ही बहुत सारे मुकदमे उनके ऊपर चले और अब उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। अब अगर बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना जाती हैं तो शायद उनको गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया जाए। फिलहाल अभी शेख हसीना भारत आई हुई हैं।
जब बांग्लादेश के अंदर हिंसा हुई थी तो शेख हसीना वहां से भागकर भारत आ गई थी और तब से यहीं पर हैं। उनका पासपोर्ट भी बांग्लादेश ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी वो यहाँ पर हैं। उनको फांसी की सजा हो चुकी है। फिलहाल एक और खबर आजम खान साहब और उनके बेटे को लेकर आ रही है। आजम खान को एक बार फिर से 7 साल की सजा हो गई है। अभी 2 महीना पहले ही वो सीतापुर जेल से छूट कर आए हैं, 2 साल की सजा काट के लगभग, और अब एक बार फिर से 7 साल की सजा उनके बेटे और आजम खान साहब को हो चुकी है। फर्जी पैन कार्ड का एक मामला है जिसके चलते हुए आज कोर्ट ने उनको सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के फैसले के फौरन बाद पुलिसकर्मियों ने आजम खान और उनके बेटे को हिरासत में ले लिया। तो पिछले कई सालों से यही सब चल रहा है। लंबी सजा काट के जेल से बाहर आते हैं, 1-2 महीना बाहर रहते हैं, फिर नए केस में इनको सजा हो जाती है। अब इस केस में भी अंदर जाएंगे, या हो सकता है कि आगे बड़ी अदालतों का दरवाजा खटखटाएं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि 7-7 साल की सजा दोनों को हो चुकी है। आइए अब बात गाजा की भी कर लेते हैं। पिछली 2-3 वीडियो में गाजा का जिक्र मैं नहीं कर पाया हूं। गाजा में सीज फायर तो किया हुआ है, अभी सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन अब गाजा पर नजर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की लग चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप वहां पर विदेशी सेना को तैनात करना चाहते हैं, जिसमें खासकर इनके ही लोग ज्यादा होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और नई पेशकश की गई, हमास को पूरी तरह से हथियार मुक्त करके गाजा में एक नई विदेशी सेना तैनात की जाए, लेकिन हमास ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव को नहीं माना है। फिलहाल गाजा में हालात अभी भी ज्यादा बेहतर नहीं हुए हैं। अब ठंड का मौसम आ चुका है और गाजा में ठंड के मौसम में बारिश भी होती है। अब ऐसे में जो लोग तंबू में रह रहे हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ठंड, ऊपर से बारिश हर साल होती है गाजा के अंदर इन दिनों में। ठंड के मौसम में जब बारिश होती है तो जिंदगी और भी ज्यादा बदहाल हो जाती है। फिलहाल अभी भी गाजा जैसा का तैसा वैसा ही खड़ा हुआ है। आइए अब थोड़ी सी बात SIR की कर लेते हैं। दोस्तों SIR को लेकर मैं सारे अपडेट आप लोगों को दे चुका हूं। फॉर्म कैसे भरना है आसान तरीका भी आप लोगों को बता चुका हूं। अभी भी कई सारे लोगों के कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब उनको नहीं मिल पा रहा है। खासकर कुछ लोगों का ये कहना है कि जो हम मोबाइल नंबर डाल रहे हैं अपने फॉर्म में, क्या हमें वो मोबाइल नंबर डालना है जो हमारे आधार कार्ड से लिंक है, या कोई और भी डाल सकते हैं? दोस्तों मोबाइल नंबर आप कोई सा भी डाल सकते हैं, बस वो मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर बंद पड़ा हुआ हो और आपने वही मोबाइल नंबर फॉर्म में डाल दिया हो। ऐसा मोबाइल नंबर डालें जो चालू हो, ताकि शायद कोई वेरिफिकेशन वगैरह का मैसेज हमारे पास आए तो हम इसको पढ़ सकें। इसके अलावा एक सवाल ये बहुत ज्यादा आ रहा है कि जिन लोगों के माँ बाप का नाम या परिवार के किसी भी सदस्य का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, दादा दादी का नाम भी नहीं है, चाचा चाची का नाम भी नहीं है, पापा मम्मी का नाम भी नहीं है, वो लोग क्या करें? उन लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अपनी ऊपर की डिटेल भर देनी है। साथ ही साथ नीचे जो 2 कॉलम दिए हैं उन दोनों कॉलमों को नहीं भरना है। दोनों कॉलम को ऐसे ही खाली छोड़कर BLO साहब को दे देना है। फॉर्म के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है अभी फिलहाल। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी 4 दिसंबर तक, उसके बाद जिन लोगों ने 2003 की कोई भी डिटेल नहीं भरी होगी या जिन लोगों के फॉर्म गलत होंगे, उनके पास इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस आएगा और इस नोटिस में फिर आपसे जो दस्तावेज मांगे जाएंगे, आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए या अपने माँ बाप या अपने दादा दादी की पहचान साबित करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे, तभी आपको डॉक्यूमेंट्स देना है। BLO साहब ने आपको जो फॉर्म दिया है बस उसको भरकर वही फॉर्म उनको सौंप दें। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। जब इलेक्शन कमीशन ने SIR की घोषणा की थी तो ये बात साफ साफ कह दी थी कि सिर्फ आपको फॉर्म देना है, किसी तरह का कोई दस्तावेज साथ में नहीं देना है, चाहे आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में हो चाहे ना हो। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, आपका नहीं आपके माता पिता का है, तो आप वही वोटर लिस्ट की फोटोकॉपी पहले पेज की और जिस पेज पर नाम है उस पेज की फोटोकॉपी अपने फॉर्म के साथ लगा करते हैं। इसके अलावा पहचान पत्र, आधार कार्ड या कोई भी चीज BLO को ना दें। एक बार फिर से मैं यहां पर कह देना चाहता हूं कि आपको अगर एक फॉर्म मिला है तो उसकी कम से कम 2 या 3 फोटोकॉपी निकाल कर अपने पास रखें, उसके बाद ही फॉर्म भरना शुरू करें। क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसा कहते हुए सुना जा रहा है कि हमें जो फॉर्म दिया था हमने वो भरा, डिटेल गलत हो गई, अब हमें फॉर्म कहां से मिलेगा? हमें तो फॉर्म ही नहीं मिल रहा है, उसमें हम व्हाइटनर लगाएं या उसको कट करें, समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब मैंने आपको फॉर्म भरने का तरीका बताया था, कि सबसे पहले आपको फॉर्म मिलने के बाद फोटोकॉपी करानी है और पहले आप फोटोकॉपी भरें। अगर वो डिटेल सही है उसके बाद ही आप ओरिजिनल जो आपको मिला है फॉर्म, उसमें सारी डिटेल भरें। आप ओरिजिनल फॉर्म में ही डिटेल भरने बैठ जाएंगे और वो गलत हो जाएगी, फिर आपको दोबारा फॉर्म जल्दी नहीं मिलेगा, ढूंढते फिरेंगे फॉर्म नहीं मिलेगा।
तो ये कुछ अपडेट थे जो आपके सामने रखे। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।